आज का हमारा मुख्य विषय है अमेरिकी H-1B वीजा के बारे में विस्तार से जानना। न्यूयॉर्क से मैं हूं मिथुन और टेक्सास से हमारे साथ हैं शैरी अब्राहम। लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या चर्चा का मुख्य कारण यही है H-1B वीजा। जब भी इस संवेदनशील विषय के बारे में बात होती है तो हजारों लोग बल्कि लाखों लोग भारत से अपने अनुभव और विचार साझा करते हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण विषय है। यानी मुझे लगता है कि आप सभी को निश्चित रूप से याद होगा कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष और महत्वपूर्ण तोहफा था। मैंने आपको पहले भी यह स्पष्ट रूप से बताया था कि यह एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील मामला है, जिसमें कई परतें और बारीकियां शामिल हैं। यह मामला विशेष रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और प्रकृति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते थे। ये सिर्फ चीन के समर्थन का मामला नहीं है, बल्कि भारत के समर्थन का भी है, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए। जब मैंने कहा था कि अनिश्चितता रहेगी, तो बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज भाषा के लिहाज से चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। कई लोगों से कहा गया है कि उन्हें विस्तारित वीजा के लिए कुछ और साल इंतजार करना होगा। अमेरिका किस तरह से जुड़ा रहेगा और फिर भारत में बाजार को तय किया जाना चाहिए और उसे नया रूप देना चाहिए। यह सवाल अमेरिका में उद्यमी और टेक्नोलॉजी व्यवसायी मिथुन से जुड़े पहले सवाल से संबंधित है। क्या मिथुन ने इसकी उम्मीद की थी या नहीं? मैंने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद की थी सर, क्योंकि यह अमेरिकी सरकार के बीच की बात है, जो सरकार की मदद से इमिग्रेशन को कम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ट्रंप ने सब कुछ कह दिया है, मुझे इस समय बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी भावनाओं और विचारों को किस प्रकार व्यक्त करूं। मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं उन सभी बातों को शब्दों का रूप नहीं दे पा रहा हूं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मेरे पास कहने के लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है और मैं पूरी तरह से असमंजस में हूं कि मुझे क्या बोलना चाहिए या कैसे अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शब्द कहीं खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं ताकि मैं अपनी स्थिति को ठीक से समझा सकूं। यह एक अजीब सी उलझन है, जहां मैं अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत करने में पूरी तरह से अक्षम महसूस कर रहा हूं। H-1B वीजा कार्ड भारतीयों के लिए है, बाकी 20% चीनी और अन्य देशों के लोग हैं। इसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ता है। सर, साफ तौर पर बताएं, इसमें मोदी और ट्रंप कैसे आते हैं? क्योंकि H-1B1 वीजा धारकों में से 70% भारतीय होते हैं। तो H-1B1 का क्या होगा? इसमें मोदी की भारतीय सरकार कैसे आती है? क्योंकि लोग कहते हैं अमेरिकी नीति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई रणनीतियों, सिद्धांतों और निर्णयों का एक जटिल जाल है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राष्ट्र के हितों और मूल्यों को आकार देती है। इसमें आर्थिक संबंध, कूटनीतिक पहल, सैन्य रणनीतियां और सामाजिक कार्यक्रम शामिल हैं, जो वैश्विक स्थिरता, व्यापार और मानवाधिकारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह नीति अक्सर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, सार्वजनिक राय और भू राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है, जिससे यह लगातार विकसित होती रहती है। मुझे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है। मैं इस समय कोई सटीक उत्तर देने में असमर्थ हूं। मेरे पास वर्तमान में उपलब्ध डेटा या सूचना के आधार पर मैं किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए मुझे और अधिक शोध या जानकारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि मेरी वर्तमान समझ या ज्ञान इस मामले पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मुझे इस संबंध में कोई भी ठोस जानकारी नहीं है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं वहां रहने वाले लोगों के बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन मेरा सवाल वह नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब मोदी प्रधानमंत्री थे, तो वे वॉशिंगटन डीसी में H-1B नवीनीकरण से जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय प्रवासी की मांग भारत में है।
यानी H-1B का नवीनीकरण अमेरिका से ही किया जा सकता है, भारत गए बिना। ट्रंप ने भी इसे बहुत महत्व दिया है। मैंने उनसे पूछा, क्या यह ऐसी चीज है जो भारत के शहरी वर्ग को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है? मैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर यह धीरे धीरे प्रक्रिया में चला गया तो क्या यह हमें इतना प्रभावित करेगा? यही सवाल है। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। सर, काफी समय से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जब आप कनाडा को देखते हैं तो आप देखेंगे कि कई भारतीय छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है। जब आप लंदन को देखते हैं तो वहां भी बहुत बदलाव आया है। अब केवल अमेरिका ही बदला है। उन्होंने लंदन में पढ़ाई करना बंद कर दिया है। क्या यह कोविड-19 है या यह कनाडा की वजह से है? ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अब हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। समय के साथ कई पहलुओं में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं और यह स्थिति पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। हमने देखा है कि कैसे विभिन्न कारक एक साथ मिलकर इस नई वास्तविकता को आकार दे रहे हैं, जिससे पुरानी धारणाएं और प्रणालियां अब पूरी तरह से बदल गई हैं। यह बदलाव केवल सतही नहीं है, बल्कि इसने गहराई तक अपनी जड़ें जमा ली हैं, जिससे भविष्य के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस परिवर्तन का प्रभाव व्यापक है और यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, जिससे हमें नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ रहा है। मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, वह किसी भी प्रकार से कोई मजाक नहीं है। यह एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिस पर हमें पूरी गंभीरता और ध्यान से विचार करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस बात को हल्के में नहीं ले रहा हूं और न ही इसे किसी हास्यपूर्ण टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया इसे एक महत्वपूर्ण और विचारणीय कथन के रूप में लें, क्योंकि इसका गहरा अर्थ और प्रभाव है। मैं अपनी बात को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कह रहा हूं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मजाकिया भावना या इरादा शामिल नहीं है। नमस्ते, मैं श्री शारी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न मेरे मन में काफी समय से है और मुझे लगता है कि वे ही इसका सबसे अच्छा उत्तर दे सकते हैं। मैं इस अवसर का उपयोग उनके ज्ञान और अनुभव से लाभ उठाने के लिए करना चाहता हूं। मेरा सवाल विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में है, जिस पर मुझे कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि वे इस पर अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकेंगे। मैं उनके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि हम आगे बढ़ सकें और इस मामले को पूरी तरह से समझ सकें। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे इस विषय पर पूरी जानकारी मिले और मुझे विश्वास है कि श्री शारी ही वह व्यक्ति हैं जो मुझे यह जानकारी दे सकते हैं। मैं उनके समय और विचार के लिए आभारी रहूंगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह H-1B का पूरा मामला 1990 के दशक में ही शुरू हुआ था। 1990 के दशक तक हमारे भारतीय बाजार पूरी तरह से नहीं खुले थे। जब बलवंत सिंह ने इसे खोला और फिनांजेन नामक कंपनी शुरू हुई, तब मैंने यह महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करना शुरू किया। मेरे पास उस समय 65,000 रुपये की एक निश्चित सीमा थी। साथ में 20,000 शिक्षित और योग्य लोग भी उपलब्ध थे। हम इस तथ्य को समझते हैं क्योंकि अब ये 1,00,000 रुपये हो गया है। ये सिंगापुर के ऑपरेशन के बाद हुआ था। ये सभी देशों में था। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो इमिग्रेशन पर मुकदमा चलाने की संभावना नहीं रखता। अमेरिका एक आम प्रवासी देश है। तो हमने पहले यह समझा कि H-1B अमेरिका में 2,000 से 5,000 तक था। फिर एक खास शहरी वर्ग था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यह केवल एक कल्पना या एक दूर का सपना मात्र है जिसे साकार करना असंभव है। इसके विपरीत मैं यह स्पष्ट रूप से और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम सभी मिलकर प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा लक्ष्य है जो हमारी पहुंच में है और जिसे हम अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से निश्चित रूप से हासिल कर सकते हैं। मेरा आशय यह है कि यह कोई हवाई विचार नहीं, बल्कि एक ठोस योजना या एक संभावित भविष्य है। ये एक बहुत ही खास, अद्वितीय, ये एक सपना है। उसने ऐसा क्यों कहा? देखिए, अगर आप अपने देश में यह संभव नहीं बना सकते, तो लोग बाहर चले जाएंगे। ये सीधी सी बात है। तो यह IIT और अमेरिका में सभी IITs, मैंने कहा H-1B, असल में अब भी मैं समझता हूं कि वही लोग परेशानी में हैं, या यह विशु वंडियन की वजह से है, या फिर ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि खासकर जब सैन फ्रांसिस्को वगैरह की बात आती है, तो वहां 70% H-1B हैं। अमेरिकन कार एक इंजन कार है, बस यही है। उनका सपना है अमेरिकन ड्रीम। वे 3 साल से ऐसे ही हैं। ये ग्रीन कार्ड की ओर एक रास्ता है। यही एक रास्ता है। यही बात है। यही बात है। 3+3, 6 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले उन्होंने ग्रीन कार्ड खोला, कंपनी ने इसका समर्थन किया, फिर आपको ये मिल जाता है। मुझे पता है, मेरा दोस्त जो TCS में था, वह यहां इतने सालों से है। यह स्पष्ट हो गया है कि वे अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे। काफी सोच विचार और गहन विश्लेषण के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
वे अब ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं जो मौजूदा स्थिति को पूरी तरह से बदल देगी। यह कोई साधारण कदम नहीं होगा, बल्कि एक सुविचारित और रणनीतिक पहल होगी जिसका उद्देश्य उनके लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है और अब वे इसे क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह कार्रवाई उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाएगी। वे अब और इंतजार नहीं करेंगे, वे अब निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या कहूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिकी हैं या भारतीय। भारत को इतना नकारात्मक नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि ये H-1B वीजा प्रोजेक्ट इस प्रोग्राम से जुड़ा होगा या नहीं। 1990 में इसका मूल उद्देश्य था कि भारतीय छात्रों को वहां पढ़ाई के लिए प्रशिक्षित किया जाए और फिर वे भारत लौटकर भारत के विकास के लिए खड़े हों। यही वह प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। हम इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब यह अचानक से पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो जाता है भारत जैसे देश में, तो इसे ही एक गंभीर मानवीय संकट कहा जाता है। मूल रूप से इसका चीन पर ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि चीन के पास ये सभी आवश्यक संसाधन हैं। चीन के पास बहुत अच्छे संस्थान और उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय हैं। भारत के पास दुर्भाग्यवश ये सब नहीं है। हमारे पास बस यही और वो ही है। हमें असलियत का बिल्कुल भी पता नहीं है। मूल रूप से चालकते पैटी ओनायल टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी और प्रभावशाली कंपनियां जो इस उद्योग की रीढ़ हैं, वे सभी वहीं पर स्थित हैं, न कि यहां हमारे पास। ये सभी बड़े और शक्तिशाली परिवार जिनके पास अथाह धन और प्रभाव है, वे भी वहीं पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। हमें इस पूरी स्थिति की वास्तविक और गहरी सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके पीछे क्या चल रहा है और वे कैसे काम करते हैं। अमेरिकी कंपनियां यहां निवेश करने आईं, भले ही वह आउटसोर्सिंग ही क्यों ना हो। माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल, ये कंपनियां, चाहे वे बैक एंड हों या फ्रंट एंड, H-1B ही एकमात्र तरीका था जिससे यह संभव हो सका। इसे कैसे टाला जा सकता है? मैं ये कहना चाहता हूं सर, H-1B ने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है जो अन्य देशों की मदद नहीं कर सकता। अमेरिका इसे अपनाएगा। अमेरिकी घरेलू तकनीक को उनके सामने रखेगा और फिर उन्हें अमेरिका ले आएगा, क्योंकि 90 के दशक में अमेरिकी लोग इन्हें बना रहे थे। वे इन्हें शारीरिक मेहनत से बना रहे थे। उन्होंने विमान बनाए, उन्होंने किट्स बनाए, इन्हें यही कहा जाता था। इस कोडिंग या क्लाउड तकनीक में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है, इन्हें भारतीयों के पास ले आओ। H1D1 में प्रोग्राम शुरू हुआ और उस समय अमेरिकियों की इसमें रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन्हें बुला लिया। उसके बाद वे ग्रीन कार्ड के साथ आगे आए। उन्होंने ग्रीन कार्ड क्यों दिया? क्योंकि अब यह तकनीक एक निर्भरता बन गई है। निर्भरता क्यों है? अगर मैं 1000 लाइन का कोड लिखता हूं तो मुझे पता है कि केवल मैं ही कोड का अंत पढ़ सकता हूं। तो यहां निर्भरता बनती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल इसे चला रहे हैं। ये लिखा जा चुका है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। इसे समझने में समय लगता है। इसे समझने में समय लगता है। उन्हें कितना पैसा देना पड़ता है? वे कह रहे हैं 900। इसी वजह से वे इसे बनाए रख रहे हैं और चला रहे हैं। अब जब आप कहते हैं कि अमेजन और गूगल अभी भी भारत में मौजूद हैं, मैं भारत की मदद नहीं करना चाहता। वही लोग हैं जो मदद कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक इकोसिस्टम बनाओ, एक कुशल कार्यबल तैयार करो, यही उनका लक्ष्य है। क्योंकि 900 साल पहले जब मनमोहन सिंह ने खोला भारत का पाठ्यक्रम आधारित, वह क्या है? अब जाम की SM कृष्णा, चंद्र भवन, वे जानते हैं वह क्या है। अब विश्वविद्यालय प्रोग्रामिंग भाषाएं पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। यह है C++, C#, पाइथन, जावा, क्लाउड टेटानो, वे यह सब पढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता किसने इसका अनुभव किया है। यह इसलिए है क्योंकि छात्रों ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है।
हर छात्र का अपना समय होता है। एचएमवी और मुगेना दो अलग अलग चीजें हैं। भारत में बहुत सारा विदेशी पैसा है। अमेरिका विकास के लिए तैयार है। अगर आप उन्हें एचएमवी में लाते हैं तो उनके पास 5 साल का अनुभव होगा। वे किसी और की तरह काम नहीं करेंगे। वे कॉलेजों में पढ़ाई करेंगे। वे अलग हैं। एक अनुभव है। 10 लोगों को एचएमवी में लाया जाता है। मेरे पास भी दो ऐसे उड़ान ट्रेन चैंपियन हैं जिनके अनुभव एक दूसरे से काफी भिन्न और विशिष्ट हैं। कुछ ही मिनटों में वे उठकर बूंदें गिराते हैं, लेकिन इस क्रिया से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई वास्तविक या स्थायी लाभ प्राप्त नहीं होता है। यह केवल एक क्षणिक गतिविधि है जिसका उनके प्रदर्शन या स्थिति पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। मैं इसे ऑनलाइन नहीं कह सकता। मैं आपको एक परीक्षा के बारे में बताता हूं। भारत में एक कंपनी है जिसमें 30,000 कर्मचारी हैं। जब वे 30,000 लोगों के लिए एक साथ आवेदन करते हैं तो उनके पास ऊपरी हाथ होता है। वे तय करते हैं कि कौन अमेरिका आएगा। वे 30,000 लोग वे लोग नहीं हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं। वे लोग हैं जो सिर्फ एक कंपनी तकनीक चाहते हैं। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये दोनों देशों के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिस्टम के चारों ओर हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ है। मैं दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। इसमें भारतीय कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां, फेसबुक, मेटा सभी ने इसका दुरुपयोग किया है। इसमें कोई शक नहीं। इसमें टीसीएस जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी इसका दुरुपयोग किया। इन्फोसिस, उन्होंने भी इसका दुरुपयोग किया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि भारत के युवा यानी वे भारतीय बच्चे जिन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया, उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है। वे किसी सांचे या रूप में ढले हुए नहीं हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही और सटीक है। मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं और इसे पूर्णतः स्वीकार करता हूं। ये जानकारी अत्यंत विश्वसनीय और प्रामाणिक है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है और इसे बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि भारत जैसे संस्थानों में ज्ञान की कमी है, ऐसे फैकल्टी की कमी है जो शोध उन्मुख नहीं है। ये सिर्फ एक गणना है। ये गणना का मामला नहीं है। मैंने कभी गणना नहीं की। सर 100% सही हैं। मैं 2 मिनट लूंगा और बताऊंगा कि हम इसे अब क्यों देख रहे हैं। ब्रेन ड्रेन जैसा कि हमारे लोग कहते हैं, ये हमारे देश की तकनीक है। दिमाग इधर उधर जा रहा है क्योंकि यही चीजें आईआईटी और आईआईएम में पढ़ाई जाती हैं। मैं एचएमडी के साथ अमेरिका जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी सुविधाएं हैं, उनका पैसा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे अमेरिका क्यों जाना चाहिए? मुझे घर से एक नाल पैकेज मिला। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सपना है। सपना क्या है? उसे खुद बनाना है। एक अनुरोध करना है। वह अमेरिका में कोफ्लेक्स डीए नामक कंपनी के संस्थापक थे। एचएमडी थे अरविंद श्रीनिवासन। अरविंद श्रीनिवासन, उनका नाम अरुण है। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि गूगल के सह संस्थापक, जिन्होंने इस वैश्विक तकनीकी कंपनी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, अब भविष्य में अपने सहयोगियों को यहां ज्ञान और अनुभव प्रदान करने वाले हैं। वे अपने गहन अंतर्दृष्टि, नवाचार के प्रति अपने दृष्टिकोण और तकनीकी दुनिया में अपने व्यापक अनुभव को साझा करेंगे, जिससे अगली पीढ़ी के नेताओं और डेवलपर्स को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अवसर होगा कि वे अपने विचारों और विशेषज्ञता को सीधे उन लोगों तक पहुंचाएं जो उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। मुझे कॉलेज जाकर लेक्चर देने हैं। मुझे एक पीढ़ी बनानी है। 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 मुझे नहीं पता क्या कहना है। वे जा सकते हैं। ये एक समूह है। एक समूह के बच्चों को पता है कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सा प्रोफेसर, कौन सा शहर, वहां क्या है, वहां क्या है, वहां एक पूंजी है। अगर वह पूंजी चली गई तो भारत डर जाएगा। अगर दूसरी पूंजी है तो मुझे यकीन नहीं है। मैं अमेरिका, यूके अगर मैं कहीं जाता हूं, ठीक है, अगर वह पूंजी चली गई तो भारत थोड़ा निराश होगा। लेकिन अगर पहली पूंजी चली गई तो वही भारत होगा। अगर भारत उस पूंजी को रोकने के लिए एक इकोसिस्टम नहीं बनाता तो भारत, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी नकारात्मक टिप्पणियां आ जाएंगी। तो अब भारत ऐसा ही है। शहरी, मेरा आपका यह सवाल बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है। क्या यही वह सबसे प्रमुख और निर्णायक अंतर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए एक भारतीय कंपनी और एक अमेरिकी कंपनी के बीच यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है जिस पर विचार करना आवश्यक है।
ये वास्तव में एक अलग ही सवाल है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हूं, एक ऐसा देश जो अपनी विशाल भौगोलिक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर विशाल रेगिस्तान, हरे भरे जंगल और विस्तृत समुद्र तट तक सब कुछ है। ये विभिन्न पृष्ठभूमियों और परंपराओं वाले लोगों का घर है, जिन्होंने मिलकर एक अनूठी पहचान बनाई है। अमेरिकी समाज नवाचार, स्वतंत्रता और अवसरों की भावना से ओतप्रोत है, जहां हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। क्योंकि मैं अमेरिका में काम करता हूं, यही फर्क है। वरना आप भारत में भी काम कर सकते हैं और कभी वापस ना आए। लेकिन अगर मैं भारत वापस जाता हूं, अगर मैं किसी पद के लिए आवेदन करता हूं, तो निश्चित रूप से वे मुझे विचार करेंगे। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं क्या फर्क है? क्योंकि आपने भारतीय कंपनियों में काम किया है। वहां का माहौल और इकोसिस्टम कैसा है? यहां हम भारत में काम करते हैं। आप आत्मनिर्भर हैं। आप ए से जेड तक सब कुछ खुद करते हैं। आप आत्मनिर्भर हैं। आपकी क्षमता अधिकतम है, वे आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे। यही ए से जेड तक है। जब मैं काम करता हूं तो मुझे ज्यादा किस्मत मिलती है। मैं यह अपनी यात्राओं से जानता हूं। हम आपको एक पेडी कार देंगे, हम आपको एक वाहन देंगे, हम अपना होटल खुद बुक करेंगे, सारे स्पेयर पार्ट्स यही हैं। जब हम भारत में काम करते हैं तो हम उन्हें पार्ट नंबर देंगे, हम खुद टाइप करेंगे, हम खुद ही लेंगे। एक व्यक्ति कितना मैंने देखा है कि इस उद्योग में बहुत संभावनाएं हैं। मैंने खुद भी इसका अनुभव किया है। वे बहुकुशल हैं। आप कह सकते हैं कि वे कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। ऐसा नहीं है। उन्होंने आपकी क्षमताओं और आपके काम का इस्तेमाल किया है। तो उसमें बात क्या है? उन्होंने एक व्यक्ति के साथ काम किया और दूसरे व्यक्ति से काम करवाया। आप ही हैं जिन्होंने विकास किया है। आप ही हैं जिन्होंने विकास किया है। भारत जैसा कोई बॉस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताया गया था कि अगर मुझे सर कहकर बुलाया गया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहां हर कोई मुझे मेरे नाम से बुलाता है। जब मैं भारत में काम करता था, तब मुझे एक समस्या थी। मैं एक डेंटल क्लिनिक में काम कर रहा था। मैं अमेरिकियों के साथ काम कर रहा था, लेकिन वे मुझे सर कहकर बुलाते थे। ये बहुत अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था की व्यवस्था ये है कि इसकी तुलना भारत से की जाती है। मैंने उनसे यह प्रश्न पूछा, आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं? ये वास्तव में अमेरिका में एक बहुत ही सफल और प्रगतिशील स्टार्टअप है। इसके विपरीत भारत में स्टार्टअप्स की संख्या में एक चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो कि लगभग 96% तक गिर गई है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह केवल एक इकोसिस्टम की कमी नहीं है, सर। भारत में स्टार्टअप्स ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जिनका वास्तव में और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए 10 मिनट की डिलीवरी सेवाएं, हमारा स्वादिष्ट खाना, सर, मेट्रो में, यह सब स्टार्टअप्स के माध्यम से ही संभव हो पाता है। यहाँ ऐप है ना? यहाँ ऐप है, खाना आ रहा है, या उबर, कुछ ऐसा कॉपी किया और बना दिया। इसे इनोवेशन कहते हैं। ये इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन का मतलब है हम परफ्लेक्स डे जैसा कोई मॉडल विकसित कर रहे हैं, बस। उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए, शुरुआत में मेंटरशिप चाहिए, कोई हमें ट्रेन करे। यही यूनिवर्स में हो रहा है। जो लाइब्रेरी हॉल में हो रहा है, वह एक इवेंट है। जब आप भारत में होते हैं, सरू आता है, वह नहीं है। वे दोस्त हैं, साथ में चाय पीते हैं, वही उनका लेक्चरिंग है। वे लाइब्रेरी जाते हैं, वे पार्ट टाइम सीईओ हैं, वे पढ़ाने आते हैं, वे यहाँ हैं और सुन रहे हैं, रियल टाइम चुनौतियों को समझते हैं। इंटर्नशिप इसका एक उदाहरण है। हमारे कॉलेजों में हमारे देश के बच्चे शादियों में जाते हैं, वे उसी समय जा रहे हैं, क्योंकि वही सब है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक पार्ट कल्चर है। मुझे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है और मैं इस समय आपको सटीक उत्तर देने में असमर्थ हूं। मुझे खेद है कि मैं आपकी इस प्रश्न में सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं है। कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आपको किसी भी तरह की परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस स्थिति को पूरी तरह से संभाल लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। आप निश्चिंत रह सकते हैं। पारिवारिक व्यवसाय होने के नाते मेरा सवाल यह है कि वे इस नए तरीके को क्यों नहीं अपना रहे हैं? वे इस नए तरीके को अपनाने में सक्षम क्यों नहीं हैं? क्योंकि मांग और आपूर्ति बहुत अधिक है। अगर कोई व्यक्ति रूस जाता है तो बाहर हजारों लोग उसकी जगह लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम लाभ के मार्जिन को देख रहे हैं। अगर हमें ज्यादा लाभ मिलता है तो कॉरपोरेट संस्कृति मुख्य कारण नहीं है कि हम इसे क्यों नहीं अपनाते। वे कॉरपोरेट संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, उसे और भी चरम बनाकर। वे ऐसी वर्कफोर्स चाहते हैं जो सस्ती हो। वे ऐसा स्थान नहीं बनाना चाहते जहां वे कुछ भी कर सकें, या वे ऐसा स्थान नहीं बनाना चाहते जहां वे भारत की कौशल क्षमता को बढ़ा सकें। वे कॉरपोरेट संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है। ये एक उचित बात है। ये ऐसी चीज है जो उन्हें पता होनी चाहिए। वे वहां क्यों पढ़ाई कर रहे हैं और भारत आकर उसे लागू कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल के बाद भारत में 1 लाख 2 लाख से भी अधिक टेक्नोलॉजी पेशेवर H1B वर्कर्स, खासकर वे सभी जिनके पास वर्तमान में कोई नौकरी नहीं है, निश्चित रूप से वापस लौटेंगे। कई ऐसे लोग जो पहले ही वापस आ चुके हैं, उनके पास अभी भी कोई नौकरी नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे दूसरे देशों में जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेटा मेरे पास उपलब्ध है। मुझे इस विशेष विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मैं इस समय किसी भी प्रकार का सटीक उत्तर देने में असमर्थ हूं। मेरे पास वर्तमान में उपलब्ध डेटा या जानकारी इतनी अपर्याप्त है कि मैं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए गहन शोध और विश्लेषण की आवश्यकता होगी, और दुर्भाग्यवश मेरे पास अभी तक वह सब उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे इस मामले में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम इस जटिल स्थिति को कैसे प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं? जब मैंने भारत सरकार के बारे में विशेष रूप से पूछा, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि वह क्या करती है, बल्कि यह इस महत्वपूर्ण विषय पर है कि भारत वास्तव में क्या कर सकता है। यह एक अकाट्य तथ्य है। इस समस्या का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण समाधान भारत सरकार ही है। इसके विपरीत अमेरिका अवसरों की एक विशाल और असीमित भूमि है, जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आईआईटी मेटलर्जी गूगल एक खोज वाक्यांश है जो आईआईटी मेटलर्जी से संबंधित जानकारी को गूगल पर खोजने का संकेत देता है। यह वाक्यांश आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति मेटलर्जी के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कंपनी, अनुसंधान या तकनीकी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। गूगल पर ऐसी खोज करने से संबंधित लेख, शोध पत्र और कंपनी प्रोफाइल मिल सकते हैं। भारत सरकार इसे क्यों नहीं समझती? क्योंकि अमेरिका केवल अपनी जरूरतों के लिए ही बोलता है। लेकिन हमारे पास ईयू के साथ बात करने का एक सुनहरा मौका है। जब बात अचार के व्यापार की आती है, तो ये एक सवाल है, एक पलायन है, एक पलायन है। भारत सरकार को कैसे संबोधित करें? मैं अब भी कहता हूं कि इसे बातचीत के जरिए ही सुलझाना चाहिए, बार बार बातचीत करनी चाहिए। वरना चीनी कहेंगे, चीन के लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने गहन ज्ञान और महत्वपूर्ण सबक प्राप्त किए हैं। अब यह उनके लिए आवश्यक है कि वे अपने मातृभूमि चीन वापस लौटें। उन्हें अपने देश वापस जाना है, जहां वे अपने संचित ज्ञान और कौशल का उपयोग करके एक मजबूत और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकें। उन्हें वापस चीन जाना है और अपने बहुमूल्य ज्ञान का निर्माण करना है, उसे और विकसित करना है, ताकि वे अपने समाज और राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें।